देखा सुनीता, इस महेश की बेवकूफ़ी को। प्रकाश जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। माथे पर बल पड़ गए थे और उनकी आंखों में नाराज़गी की आग साफ झलक रही थी। इसकी इतनी हिम्मत, बिना पूछे बिना बताए चुपचाप शादी कर ली और अब चला आया है बहू को साथ लेकर। वो झल्लाते हुए पास ही रखी कुर्सी को खींचकर जोर से उस पर बैठ गए, जैसे उनके सीने में उबाल मारते लावे को एक ठंडक चाहिए थी। सविता। सुनीता देवी चुपचाप खड़ी थी। उनका चेहरा स्तब्ध था। एक माँ का मन जो बेटे की वापसी से भीतर ही भीतर प्रसन्न था, मगर पति के क्रोध के आगे कुछ कह पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दरवाजे की चौखट पर खड़ा था महेश। सिर झुका हुआ था, आंखें क्षमा मांग रही थी। उसके बगल में खड़ी थी स्नेहा, सहमी हुई, चेहरे पर असमंजस और डर की लकीरें साफ थी। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर जैसे मौन में सवाल पूछ रहे थे, अब क्या होगा? क्या घर के लोग हमें घर की दहलीज लांघने देंगे? महेश ने स्नेहा की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाकर उसकी हथेली को थाम लिया, जैसे आंखों ही आंखों में कह रहा हो, डरो मत, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। स्नेहा ने भी कांपते ओठों से हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कह रही हो, मैंने तुम्हारा साथ चुना है, अब चाहे कुछ भी हो। तभी अंदर से बड़ी बहू पूजा आती है। उसके हाथों में आरती की थाली होती है। प्रकाश जी बहू पर झल्ला पड़े। बहू, किससे पूछकर तुम आरती उतारने जा रही हो इन दोनों की? प्रकाश जी का गुस्सा अब पूरे आंगन में गूंज रहा था। उसकी आवाज़ में आक्रोश ही नहीं, उनकी आवाज़ में आक्रोश ही नहीं, अपमान और टूटे विश्वास की तीखी टीस भी थी। कह दो इनसे, हमारा रिश्ता आज से ख़त्म। हम क्या मर गए थे जो अपने आप शादी करके आया है ये? आरती की थाली हवा में ही ठिठक गई। पूजा के हाथ कांप उठे और स्नेहा की आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गिरी। महेश ने कहा, स्नेहा का हाथ और कसकर पकड़ लिया। प्रकाश जी पैर पटकते हुए बरामदे में पड़ी हुई पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर आकर बैठ गए। कुर्सी की चरमराहट भी उसके क्रोध के सामने जैसे मौन हो गई थी। वो होठों में बड़बड़ाते जा रहे थे, बिगड़ गया है सारा संस्कार पानी में, अब हमारी ही ढील का नतीजा है। सुनीता देवी कुछ पल चुप रही। उनके चेहरे पर एक माँ की पीड़ा साफ झलक रही थी। उन्होंने नज़रें उठाकर धीरे से पूजा की ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो, जा बेटी, तेरा धर्म निभा, स्वागत कर इस घर की नई बहू का। पूजा ने कांपते हाथों से थाली फिर से संभाली और आगे बढ़ गई। ये सब देखकर प्रकाश जी बड़बड़ाते जा रहे थे। सुनीता ने इशारे से बड़ी बहू को नव दंपति का स्वागत करने की आज्ञा दी और प्रकाश जी को शांत करने, समाज के उच्च नीच का हवाला देकर आश्वासित करने लगी। वे धीरे से उनके पास बैठते हुए बोली, आप नाराज़ हैं, होना भी चाहिए, लेकिन सोचिए समाज क्या कहेगा? लोग तो यही जानेंगे कि बेटे बहू घर आए और आपने उन्हें धुतकार दिया। क्या ये शोभा देता है आपको? उनके शब्दों में समाज की मर्यादा का हवाला था, पर लहजा प्रेम और धैर्य से भरा था। कुछ नहीं तो कम से कम आशीर्वाद ही दे दीजिए दोनों को। प्रकाश जी ने गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद अनमने भाव से ही सही, उन्होंने उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। सुनीता उनके साथ साथ चल पड़ी। महेश और स्नेहा अब भी दरवाजे पर खड़े थे। स्नेहा ने तुरंत पल्लू सिर पर ढका और झुककर दोनों के चरण स्पर्श किए। महेश भी सर झुकाए पिता के पैर छूने को बढ़ा। प्रकाश जी ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल को ठिठके, फिर आशीर्वाद के लिए उठा दिया। किसी मजबूरी या सामाजिक दिखावे की तहक ही सही, लेकिन स्नेहा की आंखों में यह एक बड़ी जीत थी। वह घर की दहलीज को पार कर लेने की जीत। घर के भीतर हल्की चहल पहल हुई। पूजा ने मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर जाकर पानी दिया और स्नेहा को उनके कमरे तक छोड़ाई। बड़ा बेटा, बड़ी बहू और माँ तीनों ने किसी तरह सब कुछ सहज बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सब अपने आप कमरों में चले गए, घर एक बार फिर उस अजीब सी चुप्पी में डूब गया। ना कोई मिठाई बांटी गई, ना कोई हंसी ठिठोली, ना ही कोई रिश्तेदारी को फ़ोन कर नई बहू की खबर दी गई। स्नेहा ने पहली बार एक घर को चुप्पी के पर्दे में लिपटा देखा, जहां उसकी मौजूदगी अब तक पूरी तरह से स्वीकारी नहीं गई थी। स्नेहा खामोशी से सबके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती रही और उनके चेहरे के हाव भाव से उनको समझने की कोशिश की।
अंदर ही अंदर उसका मन भी भर आया ऐसा अनपेक्षित व्यवहार देखकर। परंतु ये तो होना ही था। खुद दोनों ने कदम उठाया था मंदिर में शादी करने का, तो अब ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। समय बीतता गया। स्नेहा ने अपने आप को महेश के परिवार के हिसाब से ढाल लिया था। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई, नाश्ता बनाना, सबको समय पर चाय देना और हर सदस्य की छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वह शिकायत नहीं करती थी, बल्कि मुस्कुराकर सब करती रही, क्योंकि वो इस घर को सिर्फ घर नहीं, अपना घर मान चुकी थी। लेकिन इतने दिनों में उसने एक बात गहराई से महसूस की थी कि यह परिवार बाहर से एक साथ दिखता ज़रूर था, लेकिन भीतर से हर कोई जैसे अलग अलग दीवारों में कैद था। उसके जेठ जेठानी पूजा और सुनील भैया अपने अपने कामों में इतने लीन रहते कि स्नेहा को कई बार लगता जैसे वो घर के सदस्य नहीं, किराएदार हो। ना कोई बातचीत, ना कोई पूछना, बस खाना खाओ और अपने कमरे में बंद हो जाओ। छोटा देवर विकी कॉलेज और पढ़ाई में मस्त था। उसका अधिकतर समय लैपटॉप और फ़ोन में बीतता और बातचीत भी बस हाँ भाभी, ठीक है भाभी, इतने तक ही सीमित रहती। सबसे ज़्यादा चिंता उसे सास ससुर की होती थी। प्रकाश जी और सुनीता देवी दोनों जैसे खोए खोए से रहते थे। या तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहते या फिर जब भी बाहर आते खीज और चीड़ उनके चेहरे पर साफ झलकती। कभी नौकर को डांटना, कभी दूध वाले से बहस, तो कभी पड़ोसी की खिड़की की तरफ देखकर बड़बड़ाना। उनके लिए दिन का यही सिलसिला था। स्नेहा कई बार दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुनती थी। वो कोई बुरा नहीं कहते थे, लेकिन उनकी बातों से एक खालीपन, एक तन्हाई की बू आती थी। कई बार सुनीता देवी किसी पुरानी बात को याद करके गुमसुम हो जाती और देव प्रकाश जी टीवी पर बस न्यूज़ देखते हुए बड़बड़ाते रहते, जैसे उन्हें खुद से भी शिकायत हो। इस सब ने स्नेहा के दिल में चिंता भर दी। वो सोचती कहीं ऐसा न हो कि इस मानसिक तनाव से उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। एक दिन उसने धीरे से महेश से जिक्र किया, सुनो, माँ बाबूजी को किसी काम में लगाना चाहिए, कुछ ऐसा जिसमें उनका मन लगा रहे। वो दिन भर बस या तो लेटे रहते हैं या खींचते रहते हैं। ऐसे में शरीर से ज़्यादा मन बीमार पड़ता है। महेश ने उसकी बात बहुत सहजता से टाल दी, जैसे पहले भी कर चुका था। देखो स्नेहा, वह धीमे स्वर में बोला, माँ बाबूजी की इस उम्र में आदतें बदलना मुश्किल है। तुम बेकार की चिंता मत किया करो। जब सब अपने अपने मस्त है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। वो जानती थी महेश उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है, उनके चेकअप करवाता है, दवाइयों का भी ध्यान रखता है, लेकिन केवल दवाइयाँ किसी के अंदर के अकेलेपन को नहीं भर सकती। उस दिन के बाद स्नेहा की चिंता और बढ़ गई। वो हर दिन कुछ नया सोचती कि कैसे सास ससुर को व्यस्त रखा जाए, कैसे उन्हें घर का हिस्सा महसूस कराया जाए, कैसे उनकी खोई हुई मुस्कान लौटाई जाए। लेकिन हर बार उनके सामने वही दीवार खड़ी हो जाती। उम्र के साथ आदतें नहीं बदलती। फिर एक ऐसा दिन जो स्नेहा की सोच और जीवन की दिशा दोनों को बदल देने वाला था। हुआ यूँ कि स्नेहा किसी घरेलू काम से पड़ोस में गई थी। वो यूं ही चलती हुई शर्मा जी के घर के सामने से गुजर रही थी। बरामदे का दृश्य देखकर उसके कदम ठिठक गए। शर्मा जी ने बरामदे में कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनके चश्मे के पीछे झांकती आंखों में करुणा, अनुशासन और स्नेह की रेखाएं थी। उनके पास बैठा एक बच्चा जोर से अक्षर दोहरा रहा था, पापा, पानी, पतंग। वही मिसेस शर्मा कुछ लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखा रही थी। उनकी उम्र ढल चुकी थी, पर चेहरे पर जो चमक थी वो युवाओं से भी कहीं अधिक जीवंत थी। उनकी मुस्कान में अपनापन था और उनके हाथों में सधेपन। स्नेहा मंत्रमुग्ध सी सब देख रही थी, जैसे किसी पुराने उपन्यास का पन्ना अचानक सामने आ गया हो। यह दृश्य उसके लिए अनोखा था, शांति, उद्देश्य और सच्ची सेवा का संगम। तभी मिसेस शर्मा की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर पुकारा, आओ आओ बेटी, कैसी हो। स्नेहा थोड़ा संकोच करते हुए आगे बढ़ी और सिर झुकाकर बोली, मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो। मुस्कुराकर मिसेस शर्मा ने कहा, हम भी अच्छे हैं बेटा, आओ
बैठो। पर स्नेहा खुद को रोक नहीं पाई और जो सवाल उसके मन में उमड़ रहा था वो जुबान पर आ ही गया। आंटी, आप और अंकल इन बच्चों को पढ़ा और सिखा रहे हैं, जबकि आपका तो परिवार आपके ही साथ है। फिर भी आप इतना समय दूसरों के लिए कैसे निकाल लेते हैं? क्या आप थकते नहीं? मिसेस शर्मा ने एक गहरी और शांत मुस्कान के साथ स्नेहा की ओर देखा। उनकी आंखों में उम्र की गहराई थी, लेकिन आत्मा में एक अद्भुत ऊर्जा थी। तो क्या हुआ बेटी? उन्होंने स्नेहा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हमारा परिवार हमारे साथ है, तो क्या हम दूसरों का सहारा नहीं बन सकते? स्नेहा, जब हमारे पास सब कुछ है, समय, अनुभव, स्नेह, तो क्या यह हमें सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहिए? वो पल भर रुकी और फिर बेहद आत्मिक स्वर से बोली, हम संपूर्ण हैं, तो भी किसी अपूर्ण को संपूर्णता दे सकते हैं। किसी को सहारा देना, किसी को कुछ सिखा देना दान नहीं, आत्मीय कर्तव्य है। और बेटी, जिस आत्मिक संतोष की अनुभूति इससे होती है उसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। स्नेहा एकटक उन्हें देखती रही। उनकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। मिसेस शर्मा आगे कहती गई, जहाँ तक तुम्हारा सवाल है तो हमारे बेटे बहू दोनों नौकरी करते हैं। पोता पोती स्कूल में 10वीं और 12वीं में है। सब अपने अपने जीवन में व्यस्त है। हमारा भी मन होता है कि उनसे बातें करें, साथ बैठे, पर समय किसके पास है अब? तो हमने सोचा क्यों न उस समय को किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए। घर के छोटे मोटे काम निपटा कर जब इन बच्चों के बीच बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जीवन फिर से अर्थ पा रहा हो। ये बच्चे हमसे स्नेह पाते हैं और हम उनसे ऊर्जा। समय ऐसे पंख लगाकर उड़ता है कि पता ही नहीं चलता। स्नेहा अब भी चुप थी, पर उसकी आंखें नम थी। वो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उस दिन उसने महसूस किया कि उम्र कभी सेवा के आड़े नहीं आती, बल्कि जब मन दरवाज़ा खुला हो तो जीवन के हर खालीपन को प्यार और उद्देश्य से भर जाता है। स्नेहा ने धीमे से पूछा, आंटी, आपके बेटे बहू ने कभी इतराज़ नहीं दिखाया? आखिर घर के बड़ों को इतने बच्चों के बीच लगे रहना कई लोगों को अखरता है। मिसेस शर्मा मुस्कुरा पड़ी। उनकी मुस्कान में विश्वास और अपनापन दोनों था। नहीं बेटी, उल्टा ये सब करने का सुझाव मुझे मेरी ही बहू ने दिया था। उन्होंने प्यार से स्नेहा का हाथ थाम लिया। बेटे बहू दोनों नौकरी करते हैं, समय कम होता है, पर फिर भी जब हम साथ बैठते हैं तो सब एक दूसरे से अपनी दिनचर्या का अनुभव और छोटी छोटी बातें साझा करते हैं। कोई शिकायत, कोई ताना नहीं, बस एक समझ और अपनापन। और बेटी, घर में बैठकर बच्चों की ज़िंदगी में दखल देने, उन्हें ताने मारने से कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ रिश्ते बिगड़ते हैं और दिलों में दूरियां बढ़ती है। उससे बेहतर है कि हम खुद किसी अच्छे काम में लगा लें। मन भी प्रसन्न रहता है और घर का माहौल भी हल्का रहता है। स्नेहा के चेहरे पर जैसे रोशनी फैल गई। उसने भीतर ही भीतर कुछ ठान लिया। उसे लगा जैसे कोई बंद दरवाज़ा आंटी जी ने खोल दिया हो। जिस चिंता और बेबसी में वो हफ्तों से डूबी थी, उसका अब एक हल निकलने लगा था। उसने सोचा, अगर मिस्टर और मिसेस शर्मा अपने जीवन को इतना सुंदर बना सकते हैं तो मेरे माँ बापूजी क्यों नहीं? वो जानती थी यह आसान नहीं होगा। उम्र के इस मोड़ पर जहाँ व्यक्ति अपने रूटीन, अपने तरीके और सोच में इतना जड़ हो जाता है कि बदलाव को हमला समझने लगता है, वहाँ किसी को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करना एक लंबी लड़ाई जैसा होता है। लेकिन स्नेहा ने ठान लिया था, अगर दिल से किया जाए तो कोई भी परिवर्तन असंभव नहीं होता। उसी क्षण उसने मिस्टर और मिसेस शर्मा से आग्रह किया, आंटी, अंकल, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं माँ बापूजी को इस मानसिक उदासी और एकाकीपन से बाहर निकालना चाहती हूँ। उन्हें भी कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ जिससे उन्हें भी संतोष मिले और ये घर फिर से जिए। शर्मा दंपति ने स्नेहा की बात सुनी और जैसे ही वो चुप हुई, मिसेस शर्मा ने स्नेह भरी नज़रों से उसे देखा और कहा, बेटी, ये तो बहुत ही नेक काम है। हम पूरा सहयोग देंगे। तुम अब अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिस्टर शर्मा भी बोले, तुम्हारे सास ससुर अच्छे इंसान हैं, बस शायद
समय के साथ कुछ टूट गए हैं। हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे बिना उन्हें झटका दिए। धीरे धीरे स्नेह और सम्मान के साथ उस दिन स्नेहा जब वापस घर लौटी तो उसके कदम हल्के थे और दिल आशा से भरा हुआ था। एक सुबह जब स्नेहा रसोई में चाय बना रही थी, दरवाजे की घंटी बजी। देव प्रकाश जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने 2 किशोर लड़के खड़े थे। सावले, पसीने से भीगे चेहरे, लेकिन दोनों के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। अंकल जी, उनमें से एक बोला, हम पास में ही शर्मा अंकल के पास पढ़ने आते हैं। आज वो कहीं बाहर गए हैं और कल हमारा गणित का पेपर है। कहा गया है कि आप इस विषय के जानकार हैं। प्लीज़ अंकल, हमारी मदद कर दीजिए ना। देव प्रकाश जी पहले तो चौंके, कंधे पर शॉल ठीक करते हुए बोले, बेटा अब बहुत समय हो गया है, पढ़ाई लिखाई छोड़े अरसा बीत गया है, हाथ सद नहीं पाएंगे अब। पर बच्चों ने आग्रह नहीं छोड़ा, बस एक बार कोशिश तो कीजिए अंकल, हमें आपकी ज़रूरत है। बच्चों की आंखों में भरोसा और जीत का वो अनोखा मिश्रण देख देव प्रकाश जी की दृढ़ता पिघल गई। वो उन्हें बैठक में ले आए, पुराने चश्मे को नाक पर जमाया और बरसों बाद पुरानी कॉपियों और किताबों का संदर्भ लेने लगे। धीरे धीरे जब वो बच्चों को समझा रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई, जैसे उन्हें फिर से अपने अस्तित्व का एक उद्देश्य मिला हो। माँ यानी सुनीता जी और स्नेहा दरवाजे के पास खड़ी चुपचाप देख रही थी। माँ के चेहरे पर संतोष था और स्नेहा की आंखों में उम्मीद। कुछ दिन बाद मोहल्ले की 2 लड़कियाँ बहाने से आई। आंटी, मम्मी ने कहा है कि आपकी कढ़ाई बहुत सुंदर होती है, हमें भी कुछ नमूने दिखा दीजिए ना। सुनीता देवी पहले झिझकी, फिर मुस्कुराई। धीरे धीरे उनकी उंगलियां फिर से सुई धागे पर चलने लगी, जैसे जीवन की सुनी परछाइयों में रंग भरने लगी हो। फिर क्या था, माँ और बाबूजी अब शर्मा दंपत्ति के साथ नियमित रूप से बच्चों को पढ़ाने और लड़कियों को हुनर सिखाने लग गए। बच्चों की संख्या बढ़ती गई और साथ ही बढ़ा माँ बापूजी का आत्मविश्वास और जीवन में रस, मन की संतुष्टि। और फिर वो दिन आया, शहर की एक प्रतिष्ठित संस्था द्वारा वरिष्ठ प्रेरणा सम्मान समारोह शर्मा दंपत्ति और देव प्रकाश जी और सुनीता देवी को मंच पर सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया। स्टेज पर उनका नाम पुकारा गया तो चारों तरफ तालियों की गूंज उठी। गुलदस्ते, हार, सम्मान पत्र सब उनके हाथों में थे, पर सबसे बड़ा सम्मान उनके भीतर उपजा था, स्वीकार और गरिमा का सम्मान। तभी मंच पर शर्मा दंपत्ति ने माइक संभाला और सभी को सच्चाई से अवगत कराया। यह सब संभव हुआ एक बेटी जैसी बहू स्नेहा की बदौलत। अगर उसने हमसे संपर्क न किया होता, ये बीजारोपण न किया होता। देव प्रकाश जी स्तब्ध रह गए। स्नेहा की ओर देखा तो वो दूर मंच के किनारे खड़ी नम आँखों से सब देख रही थी। मंच पर माइक हाथ में लेकर देव प्रकाश जी बोले, मेरे हम उम्र भाइयों, बहनों और आदरणीय अतिथिगण, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बात जिन्हें अच्छी लगे वो अपने जीवन में उतारे और जिन्हें न रुचे वो क्षमा कर दे। हम अक्सर अपने बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। हम अपनी सारी जमा पूंजी उन पर लुटा देते हैं और बदले में उनसे बंधी उम्मीदों का गठरी अपने भीतर छुपा कर रखते हैं। और जब वो उम्मीदें टूटती है तो उन्हें कोसने लगते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हम खुद कुछ कर नहीं सकते? अगर हमारे पास कोई आर्थिक पूंजी नहीं है तो क्या हुआ? ईश्वर ने हमें हाथ, दिमाग और अनुभव तो दिया है। अपने आत्मसम्मान को जीवित रखिए, खुद को बोझ मत मानिए और सबसे ज़रूरी अपनी संकीर्ण सोच को त्यागिए। मैं खुद इस सच्चाई से गुजरा हूँ। एक समय था जब मैंने अपनी बहू को जातीय भेदभाव के चश्मे से देखा था, अपनाने में हिचकिचाया था, लेकिन आज वही बहू हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसने हमें जीने की नई राह दिखाई, हमें बेटी जैसा प्यार दिया। मेरी आप सबसे एक ही गुजारिश है, बेटों से दोस्ती और बहू से बेटी जैसा रिश्ता निभाइए, फिर देखिए ज़िंदगी कैसे संवरती है। और अंत में मेरे हौसले को अब तुम चुनौती मत देना कि यारो मुझ में अभी हिम्मत है बाकी। वहाँ बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम थी, तालियों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा गूंज रहे थे देव प्रकाश जी के शब्द,
जो किसी उपदेश से नहीं, अनुभव और आत्मबोध से निकले थे। उस दिन बहुतों ने संकल्प लिया कि अब वे जिएंगे आत्मसम्मान के साथ और अपने बच्चों को मुक्त करेंगे प्यार और विश्वास की डोर से बांधकर, ना कि तानों और अपेक्षाओं की जंजीरों से। सुनीता जी और देव प्रकाश जी आगे बढ़कर स्नेहा के सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बेटी तूने तो वह कर दिखाया जो हम कभी भी सोच नहीं सकते थे। तू सच में हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, हमारी जीवनदाता है। देव प्रकाश जी की आंखें थोड़ी नम थी। उन्होंने थरथराते हाथों से स्नेहा के दोनों हाथ थाम लिए। बेटी, मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। पहले तुझे अपनाने में जो देर की, जो तुझसे दूरी रखी, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तू हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी इज्जत है। स्नेहा की आंखों से अब तक थमे आंसू बह निकले। वो झुककर माँ बाबूजी के चरणों को छूने लगी, पर उन्होंने उसे थामकर गले लगाया। उस आलिंगन में सारे गिले शिकवे मिट गए और एक नई शुरुआत की नींव पड़ गई। देव प्रकाश जी ने फिर स्नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी ढेरों आशीर्वाद, ईश्वर तुझे लंबी उम्र दे, सदा मुस्कुराती रह। जैसे तूने हमें फिर से जीना सिखाया, वैसे ही तू इस घर को हमेशा खुशियों से भरती रहना। सुनीता जी बोली, तू इस घर की अकेली लक्ष्मी है स्नेहा। अब चाहे जो भी हो, जब तक तू है हमें किसी बात की चिंता नहीं। स्नेहा कुछ कह नहीं पाई, बस आंखें मूंदे वो उस क्षण को जीती रही जिसमें मेहनत, त्याग, प्रेम एक ही पल में मान्यता पा चुका था। उस दिन स्नेहा ने महसूस किया कि जब प्रेम, धैर्य और समझदारी से रिश्तों को सींचा जाए तो वो फल जरूर देते हैं, और वो भी आशीर्वाद के रूप में। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।